आज हम अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे भाषा व व्याकरण। हम सबसे पहले भाषा का सामान्य परिचय देखते हैं। तो अब आइए, अब हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा की प्रधान इकाई वाक्य, ठीक है। भाषा की प्रधान इकाई किसे बताया गया? वाक्य को, ठीक है। अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो भाषा की परिभाषा देखो, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव पहुंचाता है या विचार विमर्श करते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा की परिभाषा हो गई। आगे अब हम भाषा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो भाषा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। ये मेन इम्पोर्टेंट बिंदु है, इनको याद करना है अच्छे से, ठीक है। भाषा अर्जित संपत्ति है एक। सेकंड, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक रूप में 56 वर्ण होते हैं। कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर अर्जन अनुकरण होता है भाषा का। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर विकास होता है, ठीक है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये 8 नंबर वाला है। विशेषता क्या है इसमें? हमें वो कैसे घुमा देता है कि भाषा जो है वियोग अवस्था से संयोग अवस्था की ओर बढ़ती है, जबकि हमें याद रखना है कि संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है भाषा, ठीक है। संयोग से वियोग की ओर, ओके। उससे आगे देखते हैं। तो उससे आगे आता है भाषा को सीखने की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने बताए गए? 3। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। भाषा का विकास क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्ट में क्या कहेंगे? सुबोपल्ली, यानी सु से सुनना, ठीक है, ठीक है। इस सु का मतलब क्या हो गया? सुनना। और बैस से, इस बो से बोलना, पैस से पढ़ना और ली से लिखना, ठीक है। फिर उसके आगे चलें तो मैडम मोंटेक्सरी के अनुसार यह क्रम क्या होगा? सुनना, बोलना और अंत में 2 को चेंज कर दिया। पढ़ना लिखना को लिखना पढ़ना कर दिया मैडम मोंटेक्सरी ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उच्चारण अवयव। इसे नोट लगा करके ऐड कर लेना, ठीक है। उच्चारण करते समय वायु जिनके द्वारा बाधित होती है उन्हें उच्चारण अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और जब मुख के अंदर उस उच्चारण को करते समय वायु जो टकरा कर जिन मुख रंध्र में जिन अवयवों से टकरा कर बाहर निकलती है, तो वो जो टकराती है उनको हम क्या कहते हैं? उच्चारण अवयव कहते हैं, ठीक है। भाषा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब इसमें सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा, ठीक है। मुख से बोला, तुरंत समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वक्ता और श्रोता दोनों इसको फटाक तुरंत समझ लेते हैं मौखिक भाषा को आराम से। लिखित भाषा ये सरल और कठिन दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। सांकेतिक भाषा ये सबसे कठिन भाषा है, क्योंकि संकेत में कहने और सुन वक्ता और श्रोता जो हैं उनको इस सांकेतिक भाषा को समझने में कठिनाई होती है। वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता जो है वो कुछ समझ रहा है, ये सांकेतिक भाषा में होता है, इसलिए कठिन कहा गया इसको, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो क्या आएगा? संस्कृत भाषा के प्रारंभ में 2 रूप थे, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण। हम सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। सबसे पहले क्या देखते हैं? संस्कृत जो क्या थी? मूल भाषा। संस्कृत क्या थी? मूल भाषा थी, ठीक है। इसके 2 रूप हो गए, कौन सी? वैदिक और लौकिक। वैदिक वेद और उपनिषद लिखे गए थे उसके अंदर, ठीक है। वैदिक में वेद और उपनिषद लिखे गए, उसके बाद इसका कोई आगे विकास नहीं है, ठीक है।
जबकि ये लौकिक जो थी इसको क्या है, ये परिवर्तनशील थी। लौकिक भाषा क्या थी, परिवर्तनशील थी। इसमें रामायण महाभारत ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, बौद्ध धर्म का पालन पोषण करने वाली भाषा पाली को ही कहते हैं। फिर पाली के बाद आई प्राकृत भाषा जो जैन धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है, ठीक है। और फिर उस प्राकृत के बिगड़े शब्दों से जो है अपभ्रंश भाषा बनी, अपभ्रंश से शोर सैनी अपभ्रंश बनी, और शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी। एक बार इसको समझ लो, इसका पूरा एक हिंदी का जो विकास क्रम है वो एक क्रम के अंतर्गत आगे आपको बता देंगे, ठीक है। इसको तो याद कर लेना, ओके, ठीक है। फिर हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण, अब भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो मध्य देशीय भाग की बात करें अपने भारत के अंदर, तो उसमें अपने राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा यमुना का मैदान विभाग में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। इतना हो गया, ये भूगोल की दृष्टि से है, और वो था अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। हाँ, इन संस्कृत मूल थी, फिर वैदिक और लौकिक कर दिया, लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोर सैनी, शोर सैनी से हिंदी बनी, ठीक है। अब ये नोट लगा करके, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट नोट कर लेना कि भाषा का मुख्य अंग वाक्य, वाक्य का मुख्य अंग शब्द, और शब्द का मुख्य अंग वर्ण होता है। इन तीनों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं इनको अच्छे से ऐड कर लेना, ठीक है, नोट लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाषा का मुख्य अंग वाक्य, वाक्य का मुख्य अंग शब्द, और शब्द का मुख्य अंग क्या होता है, वर्ण। यानी जो अक्षर वर्ण है लघुत्तम इकाई भाषा की, उस वर्णों से क्या बनता है, शब्द, शब्द से क्या बनता है, वाक्य, ठीक है। वर्ण, वर्णों से क्या बनेगा, शब्द, और शब्द से क्या बनेगा, वाक्य, ठीक है। और वाक्य से क्या बनता है, एक वाक्यांश, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक। अब हम संवैधानिक दृष्टिकोण यानी संविधान की दृष्टि से हम देख लेते हैं। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें हिंदी भी शामिल है, ठीक है। अब राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम सामान्य चीज़ों देख ले। बोली क्या होती है, विचारों के आदान प्रदान का क्षेत्र सीमित होता है, बोली कहलाती है। भाषा, विचारों के आदान प्रदान का क्षेत्र व्यापक हो तो भाषा कहलाती है। इसमें काव्य रचना भी होती है भाषा के अंदर, ठीक है। मातृभाषा माता के मुख से सीखी जाती है, परिवार व समाज के द्वारा विस्तरित होती है। राजभाषा क्या होती है, प्रशासन के कार्य संचालन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी जो राजकाज के काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राज प्रशासन में जो राजपत्र होते हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग होता है वो राजभाषा कहलाती है। इसमें किसका प्रयोग होगा, हिंदी का प्रयोग होता है। राष्ट्र, एक राष्ट्र के संपूर्ण जनता द्वारा अधिकांश जन समूह द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी का विकास क्रम देख लें, जो कि हमने अभी पहले देखा था। तो हिंदी का विकास क्रम देखो, सबसे पहले संस्कृत जो अपनी मूल भाषा मातृभाषा कही जाती है। संस्कृत से फिर क्या बनी, संस्कृत से बनी वैदिक, वेद और उपनिषद लिखे गए थे। फिर लौकिक जो परिवर्तनशील थी, जिसमें कि क्या लिखे गए थे, रामायण और महाभारत, ठीक। फिर लौकिक से क्या बनी, पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा। फिर प्राकृत जैन धर्म की। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोर सैनी, शोर सैनी से हिंदी भाषा बनी। इस तरह हिंदी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम देख लिया। सबसे पहले संस्कृत जो मूल भाषा थी, फिर संस्कृत के बाद आई वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोर सैनी, शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सामान्य परिचय हमने देख लिया ना, अब पढ़ेंगे व्याकरण, ठीक है। व्याकरण जो शब्द है वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। क्या हो गया, सीधे शब्दों में याद कर लो
कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध तरीके से बोलने और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के अंग होते हैं 3: वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, व्याकरण के अंग कितने हो गए? व्याकरण के अंग 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, इससे आगे हम जो वर्ण विचार वाला टॉपिक है ये पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, और इस तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट से ही चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है, ओके।